नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों का अभी मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया है और कल हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक किए थे। क्या किए थे तो आपको ऑलरेडी याद है। बहुत अच्छा ही टॉपिक समाप्त हुआ, जो कि अरबों का आक्रमण, यानी हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया है। पहला अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों के बाद अब गजनवी का आक्रमण होगा, यानी भारत मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट होता है। और वो कहां से स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है, क्या भूमिका रहता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आज सभी बातों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गजनवी से, यानी गजनी साम्राज्य, यानी इसको यामनी वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा मोहम्मद गजनवी मेन फोकस रहेगा, गजनी वंश, और इसको हम लोग बहुत अच्छा ढंग से समझेंगे ताकि एक एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझने की गारंटी, समझाने की गारंटी मेरा है, और आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपना टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्त, बात करें तो हमारा यदि पुरानी भारत की बात करें, यदि भारत की बात करें तो लगभग ये हमारा भारत का क्षेत्र हो गया ये वाला, और ये जो यहाँ का जो क्षेत्र हुआ ना, ये वाला यहाँ का, तो यहाँ ये हुआ पंजाब का क्षेत्र लगभग। तो मोहम्मद यहाँ पर इस एरिया में एक छोटा साम्राज्य का उत्पत्ति होता है, जिसका नाम है क्या, गजनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ अरे भारत के इस क्षेत्र में एक छोटा सा वंश का उत्पत्ति होता है, जिसको गजनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और यही गजनी ने हमारे भारत पर कैसे आक्रमण किया और क्या क्या भूमिका रहा, और सभी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, चलते अपने टॉपिक की तरफ। दोस्त, आज बात करते हैं मोहम्मद गजनवी, यानी कि गजनी साम्राज्य के सबसे पहले बात करते हैं, इस पार्ट को समझते हैं, बाद में इसको देखेंगे। बात करते हैं मोहम्मद गजनवी से पहले, बाद में देखेंगे गजनवी को। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, गजनी साम्राज्य को पढ़ेंगे कि गजनी साम्राज्य है क्या। तो भारत के बाहर और यानी अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है, यूनान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में छोटा सा एक वंश का उदय होता है, जिसका नाम है गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के रूप में जाना जाता है। यदि उस वंश का संस्थापक की बात करें, गजनी साम्राज्य के संस्थापक, तो संस्थापक की बात करें तो वह है अल्पतगीन। यानी आपसे कोई पूछ दे कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो आप बताइए, सीधे अल्पतगीन को कहा माना जाता है। और अल्पतगीन ने विशेष कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ इस वंश का नींव रखी और नींव रख करके अपना ही काम और अपना कोई विशेष काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में विशेष पढ़ने को हम लोग को नहीं मिलता है। अब देखिए, जब स्थापना किया तो अपना राजधानी बनाया, और राजधानी कहाँ बनाया, गजनी को, यानी गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन को, और राजधानी कहाँ बनाया, गजनी को। अब देखिए, अल्पतगीन के बाद जो दूसरा जो शासक आता है वो आता है सुबुक्तगीन, यानी अल्पतगीन तो इस वंश का स्थापना कर दिया, करके राजधानी गजनी बना दिया और विशेष कार्य नहीं कर पाया। इसके बाद जो दूसरा शासक आता है वो आता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ने ज्यादा तो काम नहीं किया है, लेकिन ये तो काम बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। देखिए क्या किया है। तो अल्पतगीन के बाद जो दूसरा शासक बनता है सुबुक्तगीन, तो सुबुक्तगीन के पहले बारे में हम बात करते हैं। तो सुबुक्तगीन ये जो था, ये पहला अल्पतगीन का ये दास था। ये जो सुबुक्तगीन था, जो शासक बनता है, तो शासक बनने से पहले अल्पतगीन जो इस वंश का स्थापना किया, इसका ये दास था। और कुछ दिन के बाद इसका लड़की माने अल्पतगीन की लड़की से इसने विवाह कर लिया। देखिए, तो दास था और शादी कर लिया, फिर दामाद भी हो गया। यानी सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का दास एवं दामाद था। समझ में आ गया। यानी इस वंश के बाद, यानी अल्पतगीन के बाद जो दूसरा सुबुक्तगीन बना, वो अल्पतगीन का दास एवं दामाद था, जिसने 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। यानी अल्पतगीन के बाद दूसरा शासक सुबुक्तगीन, जो कि 977 ईस्वी में शासक बनता है। सुबुक्तगीन था कौन, तो ये अल्पतगीन का दास एवं दामाद था, जो कि 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। क्लियर है। अब देखिए, ये लोग कहां का था, ये लोग तुर्क का था। यानी मैं जो अभी समझाया अफगानिस्तान क्षेत्र में, उसी तुर्क, ये लोग था तुर्क के था। यानी कि हमारा जो तुर्क का जो आक्रमण होता है, यही से आक्रमण स्टार्ट होता है।
यानी कि तुर्क में ही इस गजनी जो साम्राज्य है दोस्त, इस गजनी साम्राज्य का उधर तुर्क में ही होता है। और ये पूरा तुर्क था लोग, ये लोग पूरा तुर्क था। और हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण होगा, कैसे होगा पूरा समझाते हैं आपको डिटेल में। तो मैं क्लियर, आपको समझ में आ गया। यानी भारत जो बाहर का जो एरिया है, जो तुर्क क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में इसका साम्राज्य का एक उत्पत्ति होता है और वहीं से ये लोग आता है। तो यदि हम बात करें कि हमारा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो पहला तुर्क आक्रमण की बात करें तो यही था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया। तुर्की था जो कि भारत पर पहला आक्रमण किया। और आक्रमण कहाँ किया, तो पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया और वहां क्षेत्र पर आक्रमण किया। और देखिए, जब स्टार्टिंग की हम बात करें तो भारत के जो क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया, वो ज्यादा नहीं, वो सीमा के ही क्षेत्र में किया, पंजाब की सीमा के ही क्षेत्र पर आक्रमण किया। और जो भी थोड़ा थोड़ा मोड़ा धन मिला उसको लूट करके लेके चले जाता है, यानी प्रवेश अंदर नहीं आता है सुबुक्तगिन। लेकिन हाँ, भारत पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया था, पंजाब के क्षेत्र पर किया था, जो कि पंजाब के उस टाइम जो राजा थे वो थे जयपाल। देखिए, भारत पर पहला कौन तुर्क आक्रमण किसके द्वारा, सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया। सुबुक्तगिन पंजाब के विरुद्ध आक्रमण किया, मैं जो भी बताया, पंजाब के आक्रमण किया। वहां के शासक जयपाल थे, जयपाल से इसका सामना हुआ था। और दोनों कांटा कहीं टक्कर हो गया, ना यही हारा ना वही हारा। जो भी मिला आक्रमण किया, जो भी सीमा क्षेत्र में जो भी थोड़ा मोड़ा धन मिला लूट लाट करके लेकर चला गया। अब देखिए बात क्या होगा, सुबुक्तगिन तो ये काम कर दिया, एक बार भारत पर चढ़ाई कर दिया, पहला आक्रमण। सुबुक्तगिन क्या हो जाता है, मृत्यु, कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के बाद इसका दो लड़का, सुबुक्तगिन का दो लड़का, एक लड़का था जिसका नाम था, बड़ा लड़का था जिसका नाम था इस्माइल, और छोटा लड़का जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगिन जब के मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के पश्चात अब वहां का शासक जो बनता है इस्माइल बनता है। यानी सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इस्माइल शासक बनता है, कहां, गजनी का। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्ट कहानी है, मजा आएगा बहुत। मैंने क्या बोला कि सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका लड़का शासक बनता है, कौन, इस्माइल। उसका कितना, दो लड़का, एक लड़का इस्माइल और दूसरा लड़का मोहम्मद गजनवी। तो जब इस्माइल जब शासक बनता है ना, तो कोई विशेष शासन के योग्य नहीं रहता है। और इससे जलन था मोहम्मद गजनवी का। तो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि खुद अपना भाई इस्माइल को बंदी बना लेता है। मतलब हमको समझ नहीं आता कि इतिहास ही गवाह है कि भाई भाई, माँ बाप, बाप बेटा, माने कुर्सी के लिए क्या क्या हो जाता है, इतिहास गवाह है। और आज भी वही चल रहा है हमारा भारत देश में। देखिए, यानी इस्माइल इतना योग्य नहीं रहता है ना, तो गजनवी ने क्या करता है कि इस्माइल अपने खुद भाई को बंदी बना लेता है, और बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके और खुद वहां का शासक बन जाता है। और रियल में भाई गजनवी में कुछ योग्यता था, क्योंकि वहां का देखिए, इस्माइल बंदी बनाकर शासक बनने से पहले, जब ऑलरेडी जब उसका पिता सुबुक्तगिन जब शासन कर रहे थे, उस टाइम वो खुरासान का शासक था, यानी छोटा सा क्षेत्र में ऑलरेडी वो शासन कर रहा था। और उसका जब पिताजी मर गए तो पूरा साम्राज्य उसका हो गया। तो क्या करता है, इस्माइल अपने भाई को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके वहां शासन स्टार्ट कर देता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी। ये हुआ गजनी साम्राज्य की स्थापना से लेकर के, कैसे स्थापना हुआ, कैसे गजनवी आया, क्या उसका कहानी रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी। अब मजा आने वाला है कहानी में। अब हमारा स्टार्ट होता है क्या, मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी ने 998 ईस्वी से लेकर के 1000 यानी 1030 ईस्वी तक शासक बने रहता है। कहा, 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासक बनता है। और शासक बनने से पहले, जब इसका मृत्यु, पिताजी मृत्यु नहीं हुआ था, शासक बनने से पहले खुरासान का शासक था। देखिए मैं लिख दिया हूं क्या, सुबुक्तगिन की मृत्यु से पहले मोहम्मद गजनवी कहां के, खुरासान का शासक था, ऑलरेडी शासक, ऐसे एक्सप्रेस भी था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गजनवी ने शासक बनने से पहले कहां का शासक था, यानी जो पूर्ण रूप से जब शासक माना, उससे पहले जब कहां का शासक था, तो
वो पहले खुरासन का शासक था। ठीक है, जब इसने गद्दी संभाला मोहम्मद गजनवी ने आकर के और गद्दी संभाल लिया, जब शासक बनता है तो एक उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि भाई? तो सुल्तान का उपाधि धारण करता है, और सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला ये पहला व्यक्ति था। तो क्वेश्चन आएगा क्या कि पहला कौन ऐसा शासक था या कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया? तो क्या मार दिया गया? सीधे गजनवी। देखिए, गजनवी प्रथम शासक था जिसने क्या? सुल्तान का उपाधि धारण किया। यानी मोहम्मद गजनवी ने प्रथम शासक था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। कितना गजब क्वेश्चन निकल करके आ रहा है यहां से। आप देखिए, आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, यदि सीक्वेंस को लेकर के पढ़िएगा ना और दिल और दिमाग एकत्रित करके पढ़िएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। पढ़ते नहीं सही से, टाइम नहीं देते हैं, ज्यादा टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देते हैं, इसलिए आपका जो 2-4 मार्क्स से जो मेरिट नहीं बनती है उसका मेन कारण ये है। पढ़िए दिल और मन लगा करके, कैसे नहीं आपको सिलेक्शन होगा। आप सिर्फ ये नहीं बोलता कि मेरा ही वीडियो पढ़िए, मेरा ही पढ़ाया हुआ पढ़िए, कहीं से पढ़िए, दिल और लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि सफल होने के लिए आपको चैन से नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और मेहनत कीजिएगा ना तब सफलता खुद आपके पास चल करके आएगी। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लियर है? यानी मोहम्मद गजनवी ने कहा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया। अब देखिए, ये तो हो गया। जब उपाधि धारण किया तो अब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट करता है। जब शासक वहां बन जाता है तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट करता है, और यह बताया जाता है कि अपने शासन में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। सोचिए, यानी मोहम्मद गजनवी ने कितना कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। अब बताइएगा कि सर आप बोल रहे हैं 17 बार आक्रमण किया है, आप देखने गए थे? भाई देखने कोई नहीं गया है, लिखा हुआ पढ़ते हैं हम लोग, जो इतिहासकार लिखे हैं। तो कौन सा इतिहासकार लिखा है भाई? तो देखिए, सर हेनरी इलियट एक इतिहासकार थे जिसका नाम है सर हेनरी इलियट। यानी सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर कुल कितना 17 बार आक्रमण किया है। गजब। ये लोग बहुत लोग जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन जब प्रमाण कहां मिलता है भाई? तो इतिहासकार है सर हेनरी इलियट। यानी सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और 17 बार जो आक्रमण करता है ना, बने रहे वीडियो में, कैसे आक्रमण करता है, क्या क्या काम करता है, वो पूरी बात बताएंगे आपको। क्लियर हो गया? मोहम्मद गजनवी कितने 17 बार आक्रमण करता है। अब देखिए, आक्रमण करता है तो आखिर एक बात बताइए, खुद अपने आप में सोचिए, ये कोई भी आक्रमण करेगा तो कुछ उद्देश्य से होगा। आप किसी को जान से मारिएगा तो कोई उद्देश्य से मारिएगा, किसी को कुछ छीनिएगा तो कोई उद्देश्य से छीनिएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई उद्देश्य को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई करेंगे तो मेरा जॉब लगेगा, उद्देश्य है। कोई भी काम उद्देश्य से होकर करता है। तो जब ये बताइए, जब भारत पर आक्रमण कर रहा था मोहम्मद गजनवी तो उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्त, भारत पर मोहम्मद गजनवी जब 17 बार आक्रमण किया तो उसका उद्देश्य था सिर्फ एक, कि यहां आना, लूटपाट करना, धन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्ति करना और लेकर के वापस गजनी चला जाना, और गजनी चला जाना और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना। यानी गजनवी का उद्देश्य क्या था? धन को लूटपाट करना और गजनी ले जाना और यहाँ अपना शासन को मजबूत करना। उसका आदर्श ये नहीं था कि भारत पर आक्रमण कर लिया और वहां के क्षेत्र को जीत लिया तो अपना साम्राज्य को हम विस्तार करेंगे, अपना शासक वहां का शासक बनेंगे, साम्राज्य को चलाएंगे। नहीं, ये क्वेश्चन यूपीएससी फंसाया है। यूपीएससी में पूछा गया है ये कि क्या मोहम्मद गजनवी ने किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या साम्राज्य के विस्तार करना उद्देश्य था? ये नहीं था। ध्यान से एकदम बैठा लीजिए माइंड में। यानी गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए नहीं किया, ना ही शासक बनने के लिए किया, और सिर्फ उसका उद्देश्य था धन को लूटना और लूटपाट करके जितना सोना चांदी रुपया पैसा है वापस गजनी ले जाना और वहां अपना साम्राज्य को मजबूत करना, यह उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए
उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? धन को लूटना। यानी गजनवी का उद्देश्य क्या है? धन को लूटना। इसका देखिए, इसका जो उद्देश्य है साम्राज्य का विस्तार करना, इसका उद्देश्य नहीं था। नहीं, ये गलत बात है। ये मैं इसीलिए मैं इस पॉइंट को लिखा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसका उद्देश्य सिर्फ धन को लूटना, लूटपाट करके चले जाना। इसका उद्देश्य साम्राज्य को विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। आया समझ में ना? दोस्त, आपको उस तरह से माइंड में बैठा देंगे कि जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। आप वीडियो बने तो रहिए, आप हर पॉइंट को कॉपी पर नोट कीजिए, कहाँ कौन कौन से एक एक जो वर्ड मेरा निकलता है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पीटी मेन सब के लिए। तो आप लोग जब भी क्लास मेरा करते हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए और हर बात को आप लोग नोट कीजिए और देखिए कैसे इतिहास समझ में कैसे आती है। अब देखिए, यहां तक तो हो गया उसके उद्देश्य क्या था। देखिए, अब मान लीजिए तो होते गए भारत पर आक्रमण किया, उद्देश्य था लूटपाट करना। अब देखिए, तो इसके दरबार में हम बात करें तो दरबारी कवि थे जिसका नाम था क्या? फिरदौसी। यानी फिरदौसी जो थे इनका दरबारी कवि थे जिसने शाहनामा की रचना किया। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? ये बहुत कम पूछता है कि फिरदौसी किसके दरबार में लिख रहते थे। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ये पूछता है कि शाहनामा किसकी रचना है। तो शाहनामा ये फिरदौसी के द्वारा ही लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा यही कि शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा सीधे बोलिए क्या? फिरदौसी की। यानी शाहनामा नामक एक पुस्तक है जिसके फिरदौसी ने रचना किया था, जो कि फिरदौसी यही गजनवी के दरबार में रहते थे और इसी के समय में ही शाहनामा का रचना हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद एक और व्यक्ति रहते थे जिसका नाम है बैहाकी। क्या? बैहाकी बोलते हैं, बैहाकी। इसने सुबुक्तगिन का इतिहास लिखा। यानी ये बैहाकी है, ये गजनी का इतिहास नहीं लिखा, गजनवी का इतिहास नहीं लिखा। ये गजनवी के पिता थे जो सुबुक्तगिन, उसका इतिहास लिख दिया। इसका इतिहास सुबुक्तगिन का, यानी बैहाकी था ये सुबुक्तगिन का इतिहास लिखा। और नाम क्या था भाई? तो सुबुक्तगिन का इतिहास लिखा जिसका नाम है तारीख-ए-सुबुक्तगिन की रचना किया। मतलब ये भी एक गजब खिलाड़ी था, बोला नहीं भाई तुम्हारा पिता ने भी बहुत काम किए हैं, मैं उनके बारे में इतिहास लिखूंगा। अब बैहाकी है क्या? सुबुक्तगिन का इतिहास लिखा जिसका तारीख-ए-सुबुक्तगिन की नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग का जो एग्जाम दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग जानेंगे कि मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया था वो कौन सा आक्रमण, कैसे किया, कहां किया और कौन सा आक्रमण उसका महत्वपूर्ण रहा और कैसे क्या उसका भूमिका रही। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको उस आक्रमण के बारे में समझाता हूं। पहले का इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए दोस्त, ये यहां तक आपको पूरा मैटर समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया, तो जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है, जो प्रमुख है उसको देखेंगे। क्योंकि देखिए, मोहम्मद गजनवी तो टोटल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार आक्रमण में कोई भी आया, कभी 2-4-10 दिन में ही, 1-2 आक्रमण में 10-15 दिन में ही वापस चला जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्त, आजकल फालतू एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप वही पढ़े, वही टाइम दे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो उसी पॉइंट को लेकर मैं आया हूं जो एग्जाम में पूछता है। अब 17वां आक्रमण पढ़िए, आप पढ़िए और आपका पूछता है मात्र 2 ही आक्रमण, तो 15 आक्रमण पढ़ने से क्या फायदा? तो उसी पॉइंट को मैं नोट किया हूं जो एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आक्रमण इसका मुख्य रहा। तो सबसे पहला तो ये पूछेगा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया था। यानी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, जहां पंजाब के हिंदू शाहों पर आक्रमण किया था। यानी मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कहां? पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया था। वहां के राजा थे उस टाइम जयपाल। यानी पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में। कहां किया? तो पंजाब के क्षेत्रों पर वहां के आक्रमण किया था। और आक्रमण किया और जो भी छोटा मोटा धन मिला उसको लूटपाट के लेकर के चला गया। और फिर 1 साल के बाद वापस आ जाता है। अब
जानते हैं ना, किसी को थोड़ा कुछ मिल जाता है तो चशक लग जाता है, 1 साल के बाद फिर वापस आ जाता है, वापस आता है और 1 साल के बाद और दूसरा आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने दूसरा आक्रमण कब करता है? 1001 ईस्वी में। कहाँ करता है भाई? तो वही क्षेत्र उसका आने, देखिए अब किसी का घर में जाइएगा तो पिछुती से जाइएगा नहीं ना, दरवाजा से जाइएगा, यानी जहां से रास्ता होगा वहीं से जाइएगा, तो उसका आने का वही रास्ता ही था। पहले पंजाब क्षेत्र उधर से यही आता था, पंजाब गुजरात का जो क्षेत्र था। तो दूसरा आक्रमण किया वो फिर पंजाब के ही क्षेत्र पर किया, और दूसरा आक्रमण इसने 1001 ईस्वी में किया, 1001 ईस्वी में किया। कहाँ? पंजाब के राजा जयपाल से इसका आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी का। यानी मोहम्मद गजनवी दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में करता है। कहाँ? पंजाब के राजा जयपाल से इसका सामना होता है, जिसमें जयपाल की हार हो जाता है। और जानते हैं गजनवी से जब जयपाल हार हो जाता है तो अपने आप को, देखिए कोई व्यक्ति हार गया तो उसको जिससे सोल्यूशन चाहिए ना, कैसे मैं क्या करूं, समाज को कैसे बढ़ाऊं। जयपाल ने क्या किया कि तंग आकर के, यानी मोहम्मद गजनवी ने इसको इतना तंग कर दिया था। ठीक है, पहला आक्रमण भी किया था 1001 में, 1000 ईस्वी में, दूसरा 1 साल के बाद फिर आक्रमण कर दिया, और इतना तंग कर दिया ना जयपाल को मोहम्मद गजनवी ने कि जयपाल ने तंग आकर के आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यानी जयपाल परेशान हो जाता है मोहम्मद गजनवी से, क्योंकि बार बार आक्रमण उसी के ऊपर हो रहा है, तो सोचता है मैं शासक सही नहीं हूँ, अपने सम्राट को सही से नहीं चला पाता हूँ, बहुत सारे कारण होते हैं। और जयपाल ने सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड कर लेता है। उसके बाद गजनवी ने वहां से बहुत सारे धन लेकर के, रुपया पैसा लेके चला जाता है। इसके बाद जो प्रमुख आक्रमण है वो है इसका छठा आक्रमण। छठा आक्रमण है जो कि हिंदू राजा आनंदपाल से इसकी आनंदपाल की इसमें हार हो जाता है। यानी छठा जो आक्रमण होता है 1008-9 ईस्वी में होता है, माने 1008 में आता है, नवंबर के आसपास, दिसंबर में, और जनवरी फरवरी में चले जाता है, ऐसे करके। यानी 1008-9 में ये आक्रमण करता है। कहाँ? हिंदू राजा फिर पंजाब के क्षेत्र पर करता है, और आनंदपाल से सामना होता है। और आनंदपाल कौन था? तो यही जयपाल का पुत्र था। जब देखिए जयपाल जब आत्महत्या कर लेता है तो उसके बाद उसका पुत्र शासक बनता है आनंदपाल। जयपाल के बाद शासक कौन बना? आनंदपाल, उसका पुत्र। और तब फिर जब आता है 1008 में तो उसका पुत्र से सामना करता है, और फिर उसका लड़का को भी हरा देता है, यानी आनंदपाल को भी हरा देता है। यानी पंजाब क्षेत्र में कितना आक्रमण कीजिए, देखिए छठा आक्रमण 1008-9 में कहा किया? तो हिंदू राजा आनंदपाल, यानी कि जयपाल का पुत्र आनंदपाल से सामना हुआ, जिसमें आनंदपाल हार जाता है, मोहम्मद गजनवी जीत जाता है, और फिर वहां से धन लूटपाट के लेकर के चला जाता है। यानी उद्देश्य ही था इसका धन का लूटपाट करना। ठीक है, और इसको फालतू किसी से मतलब नहीं था। आगे देखिए कितना मजा आएगा, देखिए कितना मजा आएगा। अभी आगे आक्रमण पढ़ाऊंगा तो इसका देखिए। इसके बाद जो 12वीं आक्रमण की बात करें तो 12वीं आक्रमण 1018-19 में करता है। 1018-19 में आक्रमण करता है, जो मथुरा कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। यानी मोहम्मद गजनवी जो 12वीं आक्रमण है वो 1018-19 ईस्वी में करता है, लेकिन मथुरा कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण करता है, और वहां से कुछ धन पात होता है, जो भी मिलता है उसको लूट करके गजनी लेकर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 13वां नंबर इंपॉर्टेंट है, IMP। कैसे? तो देखिए समझा रहा हूं आपको। 13वां आक्रमण करता है 1019-20 में। यानी मोहम्मद गजनवी का 13वां आक्रमण 1019-20 में करता है। और जानते हैं इसमें क्या होता है? जैसे लोग बोला जाता है ना कि धन का बढ़ा हुआ सही है, लेकिन मन का बढ़ा हुआ नहीं। अगर बात धन है ना तो धन दिखाइए कुछ भी, वो अलग बात है, लेकिन मन को कभी नहीं बढ़ाना है। और इतना आक्रमण कर दिया मोहम्मद गजनवी कि मन बढ़ गया था, तो मन बढ़ गया है तो भाई जानते हैं ना, तो हर जगह पर 20 का 20 है। 13वां आक्रमण 1019-20 में करता है। कहाँ? चंदेल के राजा थे जिसका नाम था विद्यासागर से युद्ध होता है। गजनवी का तो काम ही था बस भारत में आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा, लेकर चला जाएगा। लेकिन जो 13वां आक्रमण है वो चंदेल के राजा विद्यासागर से आक्रमण करता है, युद्ध होता है।
और विद्यासागर उन इसको ठोकाई करता है ना, दम भर थूरता है इसको। और इसमें मोहम्मद गजनवी के 17 बार आक्रमण में पहला ऐसा आक्रमण है जिसमें इसको हार हो जाता है। गजब, कितना इंपॉर्टेंट है कि साला 17 बार आक्रमण किया जिसमें मात्र एक आक्रमण में हार हुआ, वो था इसका 13वां आक्रमण। कहाँ, कब, 1919 में, जो कि चंदेल के राजा विद्यासागर के साथ युद्ध होता है, जिसमें विद्यासागर ने मोहम्मद गजनवी को थूर देता है और हरा देता है, और गजनवी ने अपना 17वां आक्रमण में पहला बार इसमें इसकी हार का सामना करना पड़ता है। और हारने के बाद तो चुपचाप ऐसे नीचे सर कीजिए और धीरे से निकल जाइए, नहीं तो और कूट काट देगा। और वहां से हार का सामना करना पड़ता है, और वहां से गजनवी आराम से चुपचाप निकल के चला जाता है। जाने के बाद इसका फिर आता है, आक्रमण करता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसका एक बहुत अच्छा जानकारी का स्रोत मिलता है गजनवी को। और गजनवी के ये जानकारी मिलता है कि भाई कोई कि एक गुजरात क्षेत्र में एक हमारा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, और ये इसको जानकारी मिलता है कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा रुपया पैसा का तो बात हटाइए ना, सोना चांदी हीरा ज्वेलरी पूरा रखा हुआ है। ये बात जब गजनवी को मालूम चलता है तब बोलता है क्यों ना हम सोमनाथ मंदिर पर ही आक्रमण कर दें। तो मोहम्मद गजनवी का देखिए 16वां आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में। ये VVI है, VVI, और एग्जाम में 50% क्वेश्चन यही उठा के देता है। यानी इसे क्वेश्चन पूछेगा ना आक्रमण से तो 50% चांस है कि यही उठा के देगा, 16वां आक्रमण उठा के देगा। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आज समझाते हैं इसको इसमें हुआ क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में करता है। कहाँ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, ठीक है। और वहां के उस टाइम राजा की बात करें तो राजा थे भीमदेव। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और वहां के राजा भीमदेव थे, उनको हरा देता है। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके और वहां का मंदिर पूरा तोड़ ताड़ किया, जितना भी वहां पर खजाना था, रुपया पैसा सोना चांदी ज्वेलरी हीरा जवाहरात सबको लूट लेता है। और इतना वहां पर सोना चांदी रखा हुआ था, ज्वेलरी, कि अपने घोड़े जानवरों पर लाद करके रह करके लेके चला जाता है गजनवी। सोचिए, और ये बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार जो आक्रमण किया है उसको मात्र एक आक्रमण यानी सोमनाथ मंदिर में इतना पैसा मिल गया ताकि पूरा जो आक्रमण किया था ना वो एक तरफ, और इसका एक आक्रमण एक तरफ के बराबर पैसा मिला था। यानी 17 आक्रमण में 16 आक्रमण में जितना पैसा नहीं मिला ना, वो तो मात्र एक आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण में इसको पैसा मिल गया। इसमें ज्यादा सोना चांदी हीरा ज्वेलरी जो बहुत सारा था उसको लूट करके और घोड़े पर लाद करके और बहुत सारा घोड़े पर ला करके और लेकर के गजनवी चला जाता है। लेकिन दोस्त एक घटना हो जाती है। घटना क्या होता है कि जब देखिए, जब ये जब वापस आ रहा था आक्रमण करने के लिए ना, तो जाट लोग थे जो वापस जा रहा था यूनान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, देखिएगा तो जाट लोग हैं। वैसे जाट लोग अपना इंडिया में भी है, जैसे हरियाणा में भी लोग पाया जाता है, यूपी में कुछ भाग में भी है। तो जब वापस आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो जाट से इसका पंगा हो गया था और जाट से कुछ आक्रमण किया था, जाट उनको कुछ मार दिया था मोहम्मद गजनवी ने। तो जब मार दिया था आते समय, जब ये आक्रमण करके और जब पूरा जो सोना चांदी को जब लेके जा रहा था गजनवी लाद करे घोड़े पे, तो जाटों ने देखा तो भाई बोला कि अरे तो वही गजनवी है जिसने हम लोग को परेशान किया है। तो वहां के जाटों ने इससे सोना चांदी छीनने का कोशिश किया और कुछ थोड़ा मोड़ा 10% छीन भी लिया था। लेकिन गजनवी ने उस टाइम युद्ध करना नहीं चाहा, सोचा था कि किसी तरह मैं लेकर के गजनवी चला जाऊं ताकि मैं युद्ध करूंगा तो पूरा सोना चांदी मेरा इधर रह जाएगा, और चुपचाप किसी तरह से जो भी थोड़ा मोड़ा छीन लिया है उसको इग्नोर करके और आराम से लेकर के चला गया। यानी गजनवी ये चाहता था कि आता था पूरा दबंग बन के, ये मेरे जैसा कोई नहीं है। जब लूट पाट लेता था ना तो जाता था एकदम शांत से, इसलिए शांत से जाता था कि कोई मेरे को इधर उधर कोई दखल अंदाजी ना कर दे, कोई छीन न ले, कोई ऐसा माने माहौल बना करके। वही मतलब इसका ये व्यू था।
तो जब सोना चांदी जब सोमनाथ आकर मंदिर से लेकर के जा रहा था तो जाट लोग से इसका भाई पंगा हो गया, और जाट लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं कुछ सोने चांदी छीन लिए, लेकिन 90% ये ले जाने में गजनी ले जाने में सफल रहता है। और फिर जब ये आक्रमण जब खत्म होता है तो इसका भाई तैयार रहता है, वो दिन जब लेके चला जाता है तो इसका माइंड में एक बात आता है कि साला जब मैं सोना चांदी जीत के आ रहा था तब जाटों ने मेरे को परेशान किया, और जाटों से फिर बदला लेने के लिए एक फिर आक्रमण करता है। कब? लास्ट 17वीं आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, और वहां के जाट के विरुद्ध आक्रमण करता है। तो जाट लोग इसको जब जा रहा था तो सोना चांदी को छीन लिया था, गुस्सा में इसका आक्रमण होता है और आक्रमण युद्ध होता है, और दोनों जैसे के तैसे हो जाता है। और अंततः इसके बाद युद्ध करने के बाद दोनों तरफ से नुकसान होता है, और अंततः फिर लास्ट में गजनी चला जाता है। गजनी चला जाता है और इंडिया से दोस्त इतना सारा सोना चांदी मतलब धन लूट करके ले गया कि वो जहां रहता था ना, ये मतलब कुछ इतिहासकार को ये लिखना है, मैं देखने नहीं गया हूं, कोई देखने नहीं गया है, कुछ इतिहासकार को ये कहना है कि जब हीरे चांदी लेकर लूट कर चला गया तो एक घर में रख दिया था और हमेशा उसी घर में पड़ा रहता था। मेरी पूरा देखता था ये सोना चांदी हीरा ये, उसके बाद सोता था, और इतना मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हर चीज ओवर हो जाएगा, सारे पागल हो जाता है, वो पागल हो रहा उसका धंधा हो गया था देख करके कि मेरे पास इतना है, ये सारा है, इतना सोना चांदी, और अंततः पागल हो जाता है लगभग, ये माना जाता है। थोड़ा बहुत उसका माइंड घूम जाता है और अंततः 27 में तो चला जाता है, और लास्ट में उसका 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यानी सोचता था कि उस धन से रुपया पैसा सोना चांदी से मैं बहुत लंबा समय तक सुख करूंगा, लेकिन माइंड डाइवर्ट होने की वजह से उसके 1030 ईस्वी में, यानी ज्यादा नहीं 27 में गया, 30 में मृत्यु हो गया, यानी 3 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाती है, यानी फाइनली 1030 में उसका मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, और ये लास्ट वाला, और ये पहला दूसरा ये, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर गजनवी की मृत्यु कब हो जाता है? 1030 ईस्वी में। इसके बाद कुछ इतिहासकार इसके आते हैं, जैसे इस दरबारी इतिहासकार थे, जैसे फिरदौसी थे, अलबरूनी थी, अलबरूनी जिसका नाम था अलबरूनी, इसका दरबारी इतिहासकार थे जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी ने भारत आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, कब? 11वीं शताब्दी में। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अलबरूनी ने 11वीं सदी में भारत आया, और भारत आकर के और भारत की पूरी दशाओं को देखते हैं, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, धार्मिक हो या मनोरंजन हो, यानी सभी चीज को अलबरूनी अच्छा से देखते हैं, और देख करके और उसी के आधार पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को रचना करते हैं कौन? अलबरूनी। और इसमें किताब उल हिंद जो पुस्तक है, इसमें भारत को उस टाइम के दशाओं के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत के उस समय धर्म में क्या था, उस समय कला क्या था, संस्कृति क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी, सभी बातों को अलबरूनी ने किताब उल हिंद में लिख दिए थे। कब? 11वीं सदी में। ये गजनवी के साथ ही अलबरूनी भारत आए थे, जो कि इसकी दरबारी का इतिहासकार थे। अब देखिए अलबरूनी यहां तक के कि अलबरूनी भारत आकर पुराण का भी अध्ययन किया, यानी अलबरूनी जो है वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, यानी पहला मुसलमान था जिसने पुराण को पढ़ा, पुराण से सीखा, उसके बारे में समझा, उसके बारे में कुछ जाना। तो अलबरूनी पहला इतिहासकार था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। क्लियर है? देखिए अब किताब उल हिंद जो लिखा गया था वो क्या फारसी भाषा में लिखा गया था। कुछ दिन जा करके उसको हिंदी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा? रजनीकांत शर्मा द्वारा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किताब उल हिंद को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। यानी किताब उल हिंद, यहाँ है किताब उल हिंद, यानी किताब उल हिंद को हिंदी में अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने किए थे। इसके बाद गजनी ने कुछ वहां जाकर कुछ मुद्राएं भी चलाई, तो बहुत सारा पैसा हो गया था उसके पास,
तो लास्ट में गजनवी ने वहां जाकर के चांदी के सिक्के जारी किए थे, और जो चांदी के सिक्के जो जारी किए थे उस पे संस्कृत लवैये माना जाता है कि संस्कृत भाषाओं का इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों हम लोग जाने मोहम्मद गजनवी की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे भारत आया, कैसे आक्रमण किया, क्या उसका विशेषता रहा, क्या इतिहासकार का भूमिका रहा, उसने कैसे शासक बना, हर बात को देख लिए हैं। यानी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो ठीक है, आपको यदि समझ में आ गया तो बेटर है, और समझ में मेरे को उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट होने से, आप कोई भी डाउट इस टॉपिक से कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें। दोस्त इसके बाद कल का जो हमारा टॉपिक है ये मोहम्मद गजनवी खत्म हो गया, तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी जो था खत्म हो गया। कल हमारा जो अगला होगा वो होगा मोहम्मद गौरी, यानी मुस्लिम साम्राज्य का आक्रमण भारत में चल रहा है तुर्क के क्षेत्र से, तो ये खत्म हो गया, तुर्की गजनवी खत्म हो गया। कल हमारा जो आएगा मोहम्मद गौरी के बारे में, और कल भी बहुत तगड़ा क्लास है। तो ठीक है दोस्त, कल का क्लास देखना पर ना भूले। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें। तो मिलते हैं हम लोग कल अगला वीडियो में, तब तक जय हिंद।